हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों देख लीजिए, हमारे पास इस वीडियो में बात करने के लिए 3 क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म्स, वेव मोशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन देखेंगे, वेव लेंथ, टाइम पीरियड। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हम लोग डिराइव करेंगे v बराबर न्यू लैम्डा, यानी वेव वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी गुना वेव लेंथ। थर्ड क्वेश्चन में रहेगा हमारा डिफाइन द टर्म्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव, स्टेशनरी वेव का डेफिनेशन देखेंगे, नोड क्या होता है और एंटी नोड क्या होता है समझेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक पॉइंट को हम लोग अच्छा से डिस्कस करेंगे, जैसे वेव मोशन क्या होता है, ये सारा चीज़ के बारे में एकदम अच्छा से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में एकदम लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहला जो हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखने जा रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कहीं भी हो सकता है, एग्जाम में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर लिखना है तो आप इस तरह से लिखिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वेव मोशन के बारे में, वेव मोशन के बारे में लिखेंगे कि वेव मोशन क्या होता है, समझेंगे। तो समझते हैं दोस्तों वेव मोशन क्या होता है। तो वेव मोशन एक तरह का क्या है, डिस्टर्बेंस है। जब हम लोग तालाब के पानी में पत्थर फेंक देते हैं तो पत्थर फेंकने से तालाब के पानी में क्या होता है, डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। तो वेव मोशन क्या होता है, एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है जो किसी मीडियम के थ्रू क्या करता है, ट्रेवल करता है। और मीडियम में क्या होगा, बहुत सारा पार्टिकल्स रहेगा। तो पार्टिकल्स के वाइब्रेट करने के कारण आपका क्या होता है, डिस्टर्बेंस पैदा होता है, और उसी प्रकार के डिस्टर्बेंस को वेव मोशन बोलते हैं। तो लिखते हैं इसका डेफिनेशन, वेव मोशन इज अ वेव मोशन तो ये हो गया दोस्तों आपका वेव मोशन का डेफिनेशन। वेव मोशन क्या होता है, एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है जो किसी मीडियम में ट्रेवल करता है, और मीडियम के पार्टिकल्स होंगे। तो पार्टिकल्स के रिपीटेड वाइब्रेशन के कारण क्या होते हैं, वेव प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये एक मीडियम से ट्रेवल करता है, और ये जो पार्टिकल्स वो वाइब्रेट करते हैं वे अपने मीन पोजिशन के ऊपर नीचे आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वेव मोशन का डेफिनेशन। और ट्रांसफर, इससे पहले वाला वीडियो में हमने बात किया था फॉर्म्स ऑफ या मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, कि हीट किस तरीके से ट्रांसफर कर सकता है। तो ये जो आपका वेव मोशन है ये भी आपका एनर्जी का है, ट्रांसफर का एक मेथड है। ठीक है, तो ये हो गया वेव मोशन की डेफिनेशन। तो आपको थोड़ा बहुत जगह समझ में आ गया तो काफ़ी है। अब हम लोग देखेंगे एम्पलीट्यूड। तो देखते हैं दोस्तों एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। तो हमारे पास एक वेव है, जो अभी हमने वेव मोशन पढ़ा। तो वेव है, मान लेते हैं इस तरह से यहाँ से वेव निकल रहा है। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन हो गया। तो यहाँ से इस तरह से वेव निकल रहा है। ठीक है, तो देखिए समझिए एम्पलीट्यूड क्या होता है। यहाँ ये इसका मीन पोजीशन हुआ। ठीक है, ये इसका मीन पोजीशन हुआ। तो मीन पोजीशन से ये कितना ऊपर उठा, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, या फिर ये वाला भी मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से ये कितना नीचे गया, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्लियर हो गया। तो क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सफर्ड बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल। ये जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, तो ये कितना वाइब्रेट किया, कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये सफ़र यानी इसमें हुआ। ठीक है, अगर इसमें हुआ इन ए मीडियम, किसी भी मीडियम में। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, ये भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल ए। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों फ्रीक्वेंसी। थोड़ा बहुत समझते चलिए, क्योंकि ये सारा टॉपिक में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा समझते चलिए। वेव मोशन समझ में आ गया, उसके बाद एम्पलीट्यूड समझ में आ गया। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं दोस्तों न्यू से। किससे, न्यू से। किसी बुक में एन लिखा रहता है, स्मॉल एन। ठीक है, तो कोई बात नहीं। फ्रीक्वेंसी देखिए क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले ये छापते हैं, वेव का डायरेक्शन छापते हैं, प्रोपागेशन। ठीक है, इस तरह से वेव जा रहा है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, कि पर यूनिट टाइम में, ठीक है, या 1 सेकंड में कितना वेव ऑसिलेट किया। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव ऑसिलेशन, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना वो ऑसिलेशन या कितना वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है 1 सेकंड में, उसी को बोलेंगे। या फिर कितना वेव
गुजर रहा है 1 सेकंड में, उसी को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो लिखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि 1 सेकंड में कितना ऑसिलेट हो रहा है, कितना वेव गुजर रहा है 1 सेकंड में। क्लियर है? इट इज डिनोटेड बाय न्यू और इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, यानी दैट इज न्यू बराबर 1/t ये होता है। तो फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं वेवलेंथ। धीरे धीरे सारा टॉपिक को हम लोग कवर करते चलेंगे। ठीक है, वेवलेंथ। तो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों वेवलेंथ। तो इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मान लेते हैं मेरा पास एक वेव प्रोपागेट कर रहा है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन में। तो यहाँ से वेव प्रोड्यूस हुआ। देखिए यहाँ ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किया, तो इस मैक्सिमम पॉइंट को, तो ये वाला भी एक मैक्सिमम पॉइंट है, तो इस मैक्सिमम पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट्स। ठीक है, क्रेस्ट। और ये जो यहाँ जो आपको मिनिमम पॉइंट दिख रहा है, इसको थोड़ा और लंबा छापते हैं। यहाँ जो मिनिमम आपका पॉइंट दिख रहा है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, ये वाला भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है लेकिन नीचे की ओर है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रफ, TROUGH, ट्रफ्स। ठीक है, तो दो लगातार क्रेस्ट या फिर दो लगातार ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्बडा से। ठीक है, किससे, लैम्बडा से। यहाँ भी वही होगा, दो लगातार होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ एक क्रेस्ट है और इसके बाद वाला दूसरा क्रेस्ट है ना, लगातार क्रेस्ट होना चाहिए। ये वाला भी लैम्बडा हो जाएगा। दो लगातार क्रेस्ट या फिर दो लगातार ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। या फिर वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। ये वाला भी डिफिनेशन है कि दो पार्टिकल, यहाँ पर क्या है, पार्टिकल ही है ना, तो दो पार्टिकल के बीच का दो नियरेस्ट पार्टिकल, नज़दीक का पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस को, लेकिन वो पार्टिकल होना चाहिए एक ही फेज में वाइब्रेट करना चाहिए। मतलब फेज का मतलब होता है, फेज एक ऐसा चीज़ होता है जो दिखाता है ना, क्या दिखाता है, पार्टिकल का पोजीशन को दिखाता है और उसका डायरेक्शन को दिखाता है। यानी वो पार्टिकल है वो कहाँ पर है और वो किस दिशा में है, वो बताता है फेज। फेज होता है आपका, फेज बहुत बच्चे नहीं समझ पाते, फेज मतलब क्या था, फेज पार्टिकल का पोजीशन को दिखाता है, पोजीशन प्लस डायरेक्शन, इसकी को बोलते हैं फेज। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक पार्टिकल है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर एक पार्टिकल है और मान लेते हैं यहाँ पर इस पार्टिकल, तो क्या इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं वेवलेंथ? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो पार्टिकल है इसका पोजीशन देखिए अलग जगह पर है और इसका पोजीशन अलग जगह पर है ना, तो ये दूसरा, ये नीचे की ओर डायरेक्शन करके, और ये देखिए ये मैक्सिमम पॉइंट पर है, तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे, इसको हम वेवलेंथ नहीं बोलेंगे। जो देखिए ये भी एकदम मैक्सिमम पॉइंट पर है, ये भी मैक्सिमम पॉइंट पर है, तो इसके बीच का हम डिस्टेंस को बोल सकते हैं वेवलेंथ। या फिर मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, तब फिर इसके बीच का डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं वेवलेंथ, क्योंकि ये दोनों सेम फेज में, यहाँ पर जिस पोजीशन पर है ये वाला भी उसी पोजीशन पर है, और ये जिस डायरेक्शन में ये वाला भी उसी डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो चलिए इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, ठीक है, और बस तो इतना क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों टाइम पीरियड। हाँ, और इसका SI यूनिट तो डिस्टेंस है, तो इसका SI यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, है ना। कहीं कहीं इसको एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं, ठीक है, मीटर एंगस्ट्रॉम जो बोलना है। तो अब देखते हैं दोस्तों टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कुछ नहीं होता है, क्या होता है कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा करने में कितना समय लगा, उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। जैसे यहाँ से शुरू किया तो ये हुआ हाफ साइकिल, फिर ये हुआ पूरा साइकिल, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, यानी ये पूरा एक सर्कल को, एक पूरा ऑसिलेशन को पूरा करने में उसको कितना समय लग रहा है, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो लिखते हैं और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल T से, ठीक है।
तो टाइम पीरियड क्या हो गया, द टाइम इन विच द पार्टिकल कंप्लीट्स इट्स वन ऑसिलेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन को पूरा करने में, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव, कि वेव के जिस दिशा में ट्रेवल कर रहा है उसी दिशा में, इन अ गिवन मीडियम में पार्टिकल रहेगा तभी ना ऐसा हो पाएगा, तो इज कॉल्ड टाइम पीरियड। समझ में आ गया कि एक कंप्लीट सर्कल पूरा करने, एक कंप्लीट ऑसिलेशन पूरा करने में जितना समय लग रहा है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। तो ये हो गया। तो इस क्वेश्चन का हमने आंसर जान लिया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन का आंसर समझने का प्रयास करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है, क्या है हमारा क्वेश्चन, डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, यानी डिराइव द रिलेशन v बराबर न्यू लैम्डा। तो यहाँ पर v क्या है, यहाँ पर v है आपका वेव वेलोसिटी, यानी वेव का वेलोसिटी, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, यानी तीनों के बीच का रिलेशन निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पर ये LHS में कौन है, वेव वेलोसिटी। तो हम लोग वेव वेलोसिटी का डिफिनेशन लिखते हैं और उसी से इसको सिद्ध कर देंगे। तो लिखते हैं, ठीक है, तो डेट इज हम लोग v बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, v बराबर हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव बटा पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव बटा टाइम पीरियड पर यूनिट टाइम टेकन। तो यहाँ पर v बराबर क्या हो जाएगा फिर मेरा, यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव, तो डिस्टेंस इसको हम वेवलेंथ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बटा में टाइम पीरियड टाइम। तो यहाँ पर वेवलेंथ का क्या हो जाएगा, सिंबल लैम्डा बटा टाइम का कैपिटल टी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि अभी हमने फ्रीक्वेंसी का हमने क्या देखा था, फ्रीक्वेंसी हमने देखा था न्यू बराबर टाइम का रेसिप्रोकल होता है, तो इसी को यहाँ पर ला के चिपका देना है। तो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर लैम्डा, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा गुना 1/t, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/t को हम लोग न्यू लिख देते हैं, न्यू और लैम्डा हो गया प्रूफ। देखिए आ गया, कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं। केवल यहाँ पर इस क्वेश्चन मतलब इस रिलेशन को क्यों दिया जाता है, ताकि बच्चे वेव वेलोसिटी का डिफिनेशन को याद करें, तभी वे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो वेव वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या हो गया, द डिस्टेंस, वही दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय, वही है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव पर यूनिट टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, है ना, इन ए गिवन मीडियम इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी, और इट इज डिनोटेड बाय v, और v बराबर हो गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव बटा टाइम टेकन, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, और वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से, और बटा टाइम, तो टाइम को 1/t लिख सकते हैं, बटा टाइम है, तो बस 1/t टाइम होता है मेरा फ्रीक्वेंसी न्यू, तो ला करके यहाँ पर चिपका दे, हो गया आपका रिलेशन प्रूफ। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर समझने का प्रयास करते हैं। डिफाइन द टर्म लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, स्टेशनरी वेव, नोड एंड एंटी नोड क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में, लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में समझते हैं कि क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसका सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, क्योंकि फिजिक्स में डिफिनेशन को समझने से पहले आपको फिगर समझना पड़ता है। तो इसका लॉन्गिट्यूडनल वेव का फिगर बनाते हैं। तो देखिए इसका फिगर किस तरह से बनता है, इस तरह से एक लाइन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक सोर्स से निकल रहा है, सोर्स, यहाँ पर क्या है, सोर्स से मेरा वेव निकल रहा है, ठीक है, वेव निकल रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव हो गया। यहाँ से जो वेव निकला है, यहाँ पर जो वेव है, यहाँ पर वेव का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर जो इसका इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस जहाँ पर घना आबादी है, जहाँ पर घना आबादी है वेव का, वेव पार्टिकल्स का घना आबादी है, इसको बोलेंगे कंप्रेशन। फिर यहाँ पर थोड़ा दूर दूर में है वेव, ठीक है, यहाँ दूर दूर में है, तो इसको बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, रेयर फ्रैक्शन। और उसके बाद फिर ये कंप्रेशन बन जाएगा, फिर सामने सामने आ जाएगा, फिर जो वेव है मेरा सामने सामने आ गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कंप्रेशन बन गया, फिर थोड़ा दूर दूर चला गया वेव, ठीक है, फिर थोड़ा दूर दूर चला गया, तो फिर यहाँ पर क्या बन गया, रेयर फ्रैक्शन बन गया।
फिर कंप्रेशन, फिर कंप्रेशन, फिर सामने सामने आ गया वेव पार्टिकल्स, तो यहाँ पर फिर कंप्रेशन बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ समझिए कि यहाँ पर जैसे वेव का पार्टिकल निकला, ठीक है, मीडियम का पार्टिकल आया तो यहाँ पर काफ़ी नज़दीक नज़दीक है, ठीक है। तो जैसे ये फिर अपने आगे वाले पार्टिकल को जैसे धक्का मारेगा तो ये फेंका जाएगा आगे, तो फिर यहाँ पर आ गया, है ना, फेंका गया, तो फिर ये अपने उसको टक्कर मारने के बाद फिर ये अपने वापस ओरिजिनल जगह पर आ जाता है, ठीक है। और ये जो वेव है फिर वो आगे बढ़ जाता है। तो दोनों के बीच का ये जो गैप बना, ये जो गैप, तो इसको बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर पार्टिकल है लेकिन कम अमाउंट में, फिर ये जो वेव आगे गया वो फिर किसी दूसरा वेव को टक्कर मारेगा, तो फिर ये जो वेव है वो इसको टक्कर मारा, फिर ये अपना ओरिजिनल वापस अपना रियल पोजीशन पर, अपना ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ गया, तो फिर दोनों के बीच में इतना गैप बना, इसको बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन। यानी पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, मतलब पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर रहा है, पार्टिकल खाली जा रहा है, टक्कर मार रहा है, फिर वापस आ जा रहा है, यानी जा रहा है, टक्कर मार रहा है, वापस आ जा रहा है, यानी वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। उधर उधर इधर उधर वाइब्रेट कर रहा है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो इसी को बोलेंगे, इस तरह से जब ट्रेवल करता है वेव तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। इस तरह का वेव को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अब आपको समझ में आ गया लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। तो लिखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये कोई वेव का टाइप नहीं है, ठीक है। ये वेव को क्लासीफाई किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपागेशन ऑफ वेव, यानी जिस तरह से, यानी किस तरह वो प्रोपागेट कर रहा है, तो उसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। अगर आपसे कोई पूछे कि वेव का टाइप कितना होता है, तो टाइप 3 होता है। आप उसको बताइएगा 3 टाइप का होता है वेव, क्या क्या, मैकेनिकल वेव होता है, ठीक है, मैकेनिकल वेव, और उसके बाद होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और थर्ड होता है मैटर वेव। क्या होता है, थर्ड होता है मैटर वेव, ठीक है। तो ये होता है टाइप होता है वेव का, लेकिन यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है वेव को 2 भागों में, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। ये जो स्टेशनरी वेव है ये कोई क्लासिफिकेशन भी नहीं है और टाइप भी नहीं है, ये दूसरा टाइप का मतलब टाइप ही नहीं है, ये SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। जब यहाँ पर सिंगल वेव का बात ही नहीं है, यहाँ पर डबल वेव का बात होता है स्टेशनरी वेव में, और क्या होता है हम लोग आगे वीडियो में समझेंगे। तो लिखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इस तरह का वेव को क्या बोलेंगे हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इन दिस वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, जो पार्टिकल है मीडियम में वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं टू एंड फ्रो, इधर उधर। बट वेव जो है, जो मेरा रियल का वेव है, वो ट्रेवलिंग करता है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इन द प्रोपागेशन ऑफ वेव, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द प्रोपागेशन ऑफ वेव, प्रोपागेशन ऑफ वेव, ठीक है। तो ये हो गया मेरा लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपका 2 तरीका का देखा जाता है, एक कंप्रेशन देखा जाता है, एक रेयर फ्रैक्शन देखा जाता है। यहाँ पर C क्या है, कंप्रेशन, R क्या है, रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब अच्छा, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल, यानी इस तरह का कौन सा वेव ट्रेवल करता है, साउंड वेव्स, यानी जो हम लोग बोल रहे, ठीक है, हम लोग जो बोल रहे, तो हम लोग जैसे बोले तो जैसे एनर्जी निकला, तो ये एनर्जी जो मीडियम में, अगर जो हवा में पार्टिकल है उसको टक्कर मारा, तो ये पार्टिकल आगे का जा करके पार्टिकल को टक्कर मारा, फिर ये पार्टिकल अपना वापस ओरिजिनल जगह पर आ गया, फिर जिस टक्कर मारा जिस पार्टिकल को, वो आगे वाला पार्टिकल को टक्कर मारेगा, फिर वो अपना ओरिजिनल जगह पर वापस आ गया। तो इस तरह से साउंड वेव ट्रेवल करता है, साउंड वेव, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, और ट्रांसवर्स वेव को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। तो इसको भी समझते हैं फिगर के माध्यम से, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। जैसे कि ये मेरा क्या है, सोर्स है, जहाँ से मेरा क्या हो रहा है, वेव निकल रहा है, ठीक है। तो सोर्स है, ये इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन होगी, जिस तरह से हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव में दिखाया था ना ऊपर में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, किस दिशा में वो प्रोपागेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो वेव है वो कभी रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन के जैसा नहीं जाता है, ये हमेशा जाता है क्रेस्ट और ट्रफ के जैसा, ठीक है। ये हमेशा जाता है क्रेस्ट और ट्रफ के जैसा। तो ये हो गया इसका जो मैक्सिमम पॉइंट रहेगा, उसको बोलेंगे क्रेस्ट, इसको बोलेंगे ट्रफ्स, ठीक है। यानी ये ध्यान से देखिए कि ये जो जिस दिशा में जा रहा है उसका परपेंडिकुलर मोशन करते हुए जा रहा है, उसका परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसवर्स वेव, जहाँ पर जो मीडियम का पार्टिकल है वो सेम डायरेक्शन में ही जाएगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव का मीन पोजीशन, ये जो जा रहा है ये इसका मीन पोजीशन है, ठीक है, मध्यमान स्थिति, ये मीन पोजीशन के परपेंडिकुलर मोशन करते हुए जाता है, परपेंडिकुलर या राइट एंगल में वाइब्रेट करते हुए जाता है, और ये जो वेव है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाता है, सीधा सीधी। तो लिखते हैं
क्या लिखेंगे, इन दिस वेव, इन, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यानी इस तरह का कौन सा वेव ट्रेवल करता है, जैसे सन से आती हुई किरणें हैं, सन से आती हुई जो वेव है वो हमेशा इसी तरह का मतलब ट्रेवल करते हुए आता है, इसी तरह से प्रोपागेट करते हैं। सन से जो वेव निकल रहा है वो इसी तरह से प्रोपागेट कर रहा है चारों तरफ, ठीक है, इसी तरह। तो ये जो देखिए प्रोपागेट कर रहा है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव। तो एग्जांपल में लाइट वेव्स, प्रकाश तरंगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसवर्स वेव भी आपको समझ में आ गया। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। तो जिसमें इन दिस वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, एट राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल में। वेव ट्रेवलिंग, और जो वेव है ना वो ट्रेवल कर रहा है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन द प्रोपागेशन ऑफ वेव, जिस दिशा में वेव प्रोपागेट कर रहा है। एग्जाम्पल में लाइट वेव्स। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों स्टेशनरी वेव। देखते हैं दोस्तों स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव ये किसी तरह का टाइप नहीं है वेव का, ना ही इसको क्लासिफाई किया गया है वेव में। इसको वेव तो माना ही नहीं है, इसको एसएचएम माना है, ठीक है, जिसमें पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं अपने मीन पोजीशन के अगल बगल। तो इसमें जो मेन, सबसे पहले इसका फिगर समझिए, ठीक है। ये सोर्स है जहाँ से वेव निकल रहा है, सोर्स। चाहे हम खुद से भी निकाल सकते हैं वेव, जैसे हम लोग किसी रस्सी को बांध दिए दीवार से और यहाँ से रस्सी को हिला रहे तो एक वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर वेव सोर्स क्या हो गया, हम लोग हो गए, ठीक है। और या फिर दूसरा कोई माध्यम जहाँ से इस तरह का वेव निकल रहा है ना, जैसे लाइट वेव्स। लाइट, हम टॉर्च जला रहे हैं, यहाँ से टॉर्च जला रहे हैं और दीवार से टकरा करके टॉर्च का लाइट फिर से वापस आ रहा है, ठीक है। तो उस तरह से भी ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो गया, सोर्स से निकल रहा है, तो इस तरह से वेव जा रहा है और दीवार से टकरा रहा है, ठीक है। यहाँ पर दीवार है, यहाँ पर क्या है, दीवार है, दीवार से टकरा रहा है, वॉल है, ठीक है। रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आएगा, ठीक है। ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर रिफ्लेक्ट होकर वेव वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डॉटेड लाइन से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, डॉटेड लाइन से, क्योंकि यहाँ पर तो फिर दो गो वेव हो जा रहा है इसीलिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या होगा, दो गो वेव रहेगा, ठीक है, रहेगा एक ही वो वेव, लेकिन वो उधर से टकरा करके एक और वेव बन के आएगा, ठीक है। इधर से जा रहा है उसी लाइन में और उधर से भी आ रहा है, यानी इधर से जा रहा है और फिर उधर से आ रहा है, यानी एक जा रहा है सीधा डायरेक्शन में और एक आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह का वेव को बोलते हैं हम लोग स्टेशनरी वेव, जहाँ पर देखिए दोनों, अब ऐसा बात नहीं कि एक वेव जितना ऊंचाई तक गया दूसरा वेव उससे ज़्यादा ऊंचाई तक चल गया, ऐसा नहीं। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा, दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा, दोनों का, क्योंकि एक ही वेव है ना। एक अब अगर अच्छा हम एक आपसे क्वेश्चन पूछे, क्या आपका हाइट, क्या आपका परछाई का हाइट क्या आपसे हाइट से ज़्यादा रहेगा, है? आप उस अब लाइट मारेंगे डायगोनली तो फिर ज़्यादा बड़ा दिखबे करेगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है ना कि आपका परछाई आपके हाइट से ज़्यादा लंबा दिखेगा, ऐसा नहीं होता है। तो उसी तरह से ये जो वेव है वो उधर से जो आ रहा है उसका परछाई मान लेते हैं, परछाई आ रहा है तो परछाई तो हमेशा क्या आपका क्या आपका परछाई का नाक का साइज क्या आपका नाक के साइज से अलग हो जाएगा, नहीं ना। तो उसी तरह से यहाँ पर स्टेशनरी वेव में जो होता है कि एक वेव जो गया उसी का डिटो एक शेडो उधर से आ रहा है, ठीक है। तो जितना ये वेव जितना वेलोसिटी से गया उतना ही वेलोसिटी से वो भी आया, लेकिन खाली एक विशेषता क्या कि ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, बस और सीधा सीधा और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। जितना ये वेव को जितना बनने में समय लग रहा है उतना भी उस वेव को भी बनने में समय लगेगा, जितना ऊंचाई तक ये जा रहा है उतना ऊंचाई तक वो भी नीचे से आएगा, जितना वेलोसिटी से ये जा रहा है उतना वेलोसिटी से वो भी आएगा। क्लियर है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टेशनरी वेव। तो क्या लिखते हैं, अब यहाँ पर एक और खास बात ये है कि ये जिस एनर्जी से आ रहा है उसी एनर्जी से ये भी पीछे से आ रहा है, तो ये अपने एनर्जी को क्या कर रहा है, टक्कर मार रहा है, यानी एनर्जी यहाँ पर लॉस हो रहा है, एनर्जी खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेशनरी वेव। तो व्हेन टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रेवल इन ए मीडियम, एक मीडियम में ट्रेवल कर रहा है विथ सेम वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी से, एंड अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन से, तो अलोंग ए सेम लाइन, उसी लाइन में, तो दे सुपर इम्पोज ओवर ईच अदर, एक दूसरे पर चढ़ते हुए, है ना। तो एक न्यू टाइप ऑफ वेव इज प्रोड्यूस, एक नया तरीका के वेव का फॉर्मेशन होता है। तो विच इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव, जिसको स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव बोलेंगे।
तो ये हो गया स्टैंडिंग वेव। अब जिस तरह से हमने ट्रांसवर्स वेव में देखा था कि क्रेस्ट होता है, ट्रफ होता है ना, ये देखिए तो अगर हम ये डॉटेड लाइन वाला वेव को हटा देंगे, है ना, नॉर्मल, तो ये मेरा क्या हो गया, ट्रांसवर्स वेव बन गया। तो ट्रांसवर्स वेव में हम लोग जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर एम्पलीट्यूड होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, क्रेस्ट बोलते थे। यहाँ पर भी उसको क्या बोलते थे, क्रेस्ट बोलते थे। और नीचे वाला को क्या बोलते थे, सॉरी यहाँ पर जो रहता था वो उसको ट्रफ बोलते थे और यहाँ वाला को क्रेस्ट बोलते थे। यानी वहाँ पर हम लोग क्रेस्ट और ट्रफ ये दो फैक्टर को देखते थे। उसी तरह से स्टेशनरी वेव में भी दो फैक्टर देखा जाता है। क्या देखा जाता है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, इस पॉइंट को जितना इस तरह का पॉइंट आ रहा है इसको बोलेंगे नोड्स। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नोड, ठीक है, इसको बोलेंगे, ठीक है, जितना इस तरह का पॉइंट है, जितना इस तरह का पॉइंट है इसको बोलेंगे नोड, ठीक है। और यहाँ पर जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे एंटी नोड। क्या बोलेंगे, एंटी नोड, एंटी नोड। यानी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला आपको जो मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से, ये ध्यान रखना, ये जो लाइन जा रहा है इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट को हम लोग बोलेंगे एंटी नोड। और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट या फिर जीरो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर पॉइंट आकर के रुक जा रहा है, रेस्ट अवस्था में आ जा रहा है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे नोड। क्लियर हो गया, नोड और एंटी नोड समझ में आ गया, एंटी नोड। और ये जो एंटी नोड है वो हमेशा दो नोड के बीच में बन रहा है। ध्यान दीजिए, तो ये एक नोड है, ये एक नोड है, तो एंटी नोड दोनों के बीच में बना है, देखिए तो, हाँ, ठीक है। तो इस तरह से आपका नोड भी हो गया, एंटी नोड भी हो गया। हम लोग थोड़ा एंटी नोड का डिफिनेशन थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कहीं पर भी नोट्स रखने में दिक्कत नहीं होगा। नोड और एंटी नोड का डिफिनेशन लिख देते हैं, थोड़ा 2 लाइन का है, ज़्यादा नहीं। क्लियर है इतना। तो इन स्टेशनरी वेव ये हमेशा किस में देखा जाता है, स्टेशनरी वेव में देखा जाता है। ए पॉइंट वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, आप लिख लीजिएगा वहाँ पर, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज मिनिमम। क्या है, मिनिमम, ठीक है। तो इज मिनिमम, यहाँ पर लिख दीजिए, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड नोड, जिसको क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। अभी फिगर के माध्यम से मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर मिनिमम है, यहाँ पर मिनिमम है, यहाँ पर मिनिमम है, यानी इसका हाइट यहाँ पर 0 है, बस सिंपल सा। इसका हाइट, ये जो पार्टिकल का हाइट ऊपर तक गया तो जहाँ पर इसका मिनिमम है, तो देखिए तो यहाँ पर मिनिमम नहीं है, यहाँ भी मिनिमम नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ पर एकदम 0 हो जा रहा है, तो इसको बोलेंगे नोड। यहाँ भी मिनिमम हो जा रहा है, इसको बोलेंगे नोड। यहाँ भी मिनिमम हो जाए, इसको भी बोलेंगे नोड। समझ में आ रहा है, हाँ। अब हम लोग देखते हैं एंटी नोड, ठीक है, एंटी नोड। तो लिखेंगे, क्लियर हो गया। एंटी नोड का मैंने फिगर आपको बता दिया था शुरू में ही। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सबको बोलते हैं एंटी नोड। और ये जो एंटी नोड है वो दो नोड के बीच का दो नोड के बीच में मौजूद रहता है, ठीक है, प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर नोट में लिख लीजिए, नोट में नोट करके लिख लीजिए कि एंटी नोड, एन एंटी नोड, एन एंटी नोड प्रेजेंट, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट्स इन बिटवीन टू नोड्स, टू नोड्स, दो नोड्स के बीच में होता है, ठीक है, दो नोड्स के बीच में एक एंटी नोड पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर खत्म, जहां पर हमने क्या क्या टॉपिक पर डिस्कस किया। ये जो साउंड है, ये जो वेव है, इसको हम लोग पूरा खत्म कर दिए। सबसे पहले हमने देखा था वेव मोशन का डिफिनेशन देखा, उसमें एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, वेव वेलोसिटी, सारा कुछ हमने देखा था। उसके बाद हमने डिराइव किया था एक रिलेशन, वेव वेलोसिटी लैम्बडा जिसको वेवलेंथ बोलते हैं और फ्रीक्वेंसी जिसको न्यू से डिनोट करते हैं, के बीच में रिलेशन देखा था, डिराइव किया। उसके बाद हमने तीसरा क्वेश्चन डिस्कस किया, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, नोड क्या होता है, एंटी नोड और स्टेशनरी वेव के बारे में हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक को जरूर फैला दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए और आपको पढ़कर थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।